फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बीपीएससी पीटी 65th दिव्यांग कोटा के लिए जो एग्ज़ाम 17 फरवरी 2020 को हुआ था उसका हम बेहतर एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे आपको बीपीएससी पीटी का आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, करेंट कहाँ से आते हैं और इसके लेवल क्या हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इसी के अनुरूप आगे की तैयारी को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस चीज़ को खुद भी आप एनालाइज कर सकते हैं, जिसके लिए पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। आप टेलीग्राम पे जाकर कैरियर हम सफ़र सर्च करेंगे, आपको अपना टेलीग्राम चैनल इस लोगों के साथ मिलेगा और वहाँ पे लगभग 2500 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उस जगह से जुड़कर इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक टेलीग्राम का बीपीएससी स्पेशल ग्रुप भी बनाया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस शानदार सेशन को। और सेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन्ड वे में होगी, जिसके कारण से वीडियो लंबी हो सकती है। अतः आप यदि लंबी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपनी पेस के हिसाब से स्पीड को बढ़ा कर करके सुनिए, आपको अवश्य ही निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बातें करी गई है, जिसका पहला साइट हड़प्पा है और इसका उत्खनन 1921 में किया गया था, जो कि सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, यह भी कथन सही है, यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, तो हड़प्पा ब्यास नदी नहीं, हड़प्पा है जो आपका रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा है। आगे की हम बात करें, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी थे? नहीं, आर.डी. बनर्जी नहीं थे। यह कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। जबकि आर.डी. बनर्जी किसके थे? मोहन जोदाड़ो के थे। और अगला है, छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। यह है जो इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से हम बात करें तो हमारे पास जो आंसर है वह हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, यह सही है। और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। कौन से नदी के किनारे? तो याद रखिएगा, ब्यास नहीं, रावी नदी किनारे। उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी नहीं, कौन है? दयाराम साहनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 और 2 वाले हैं, यानी जिस कूट में मिले वही हमारा आंसर होगा। 1 और 2 यानी केवल 1 और 2, अतः आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र को। सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र को कोई कैसा प्रदेश के नाम से जाना जाता था? सप्त सैंधव। अब देखिए, सप्त सैंधव कहने का मतलब है कि वैसा प्रदेश जिसके क्षेत्र में कितनी नदियाँ? 7 नदियाँ हों, है ना? 7 नदियाँ हो, उसे हम सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सबसे पहले कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी होगी, है ना? सिंधु नदी। उसके बाद आपकी कौन सी नदी हो गई? सतलज हो गई। अभी आपने ब्यास भी देखा, रावी भी सुना, है ना? तो ब्यास नदी हो गई। उसके बाद है जो आपकी रावी नदी हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई और उसके साथ साथ में आपके घग्घर हो गए। कौन से? घग्घर। यानी यहाँ पे सिंधु, सतलज, ब्यास, घग्घर, झेलम, चिनाब, रावी, ये कितने? इधर आपको लेफ्ट साइड में 4 नदी और इधर सिंधु, सतलज और ब्यास, 4 3 7 नदी हो गए। इनके अलावा जो भी ऑप्शंस में होंगे वह नहीं होगा हमारा आंसर। अतः साबरमती यानी क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश का हिस्सा नहीं था। चलिए, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे की हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में दिया था। तो बख्शीश के रूप में क्या दिया था भाई? 500 युद्धक हाथी, 1000 अश्व अर्थात घोड़ा, 2000 बैल, 4000 गाय, या फिर कुछ नहीं, या एक से अधिक, इस प्रकार से हो सकेंगे। अब जरा देखिए, आपको पता भी होगा कि सेलुकस निकेटस यह क्या था? तो यूनान का एक लड़ाकू था जो कि सिकंदर का सेनापति माना जाता है। अब देखिए, तो इससे क्या हुआ था कि 305 में हाइडेस्पेसिस का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? सेलुकस को हरा दिया था।
अब यह जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को, तो इस दरम्यान क्या हुआ कि जो अफगानिस्तान वाले आपके क्षेत्र हैं, बलूचिस्तान के क्षेत्र हैं, सिंधु नदी के क्षेत्र हैं, तो इससे है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और बदले में सेलुकस को क्या किया था, 500 युद्धक हाथी प्रदान किया था, है ना। कितने, 500 युद्धक हाथी। तो एक क्वेश्चन इसमें 3-4 प्रकार के हो गए, है ना, कि सेलुकस, निकेटर तो किसका मीन्स सेनापति था, तो याद रखेंगे किसके किसके, तो आपके सिकंदर के हो गए, और सिकंदर फिर मर जाता है तो उसके बाद तो फिर यही आ जाएगा, है ना। और कितने हाथी, तो 500 हाथी दिए थे दान में कह सकेंगे, लेकिन उसके बदले अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी क्षेत्र भी ले लिया था, ठीक है। और यह कब दिए गए थे, जब यह कब्जे में अपने ले लिया, इसके बाद संधि हुआ और संधि के तहत दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ी है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें डंडी, हम बात करें इसमें, तो डंडी यह आपका 10 कुमार चरित्र, इसमें 10 राजकुमारों के विभिन्न गाथाओं का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जो कि आपका सही है। पंचतंत्र आपको पता भी होगा, विष्णु शर्मा, जिसमें वही आपने एक पढ़ा होगा बचपन वाली क्लास में, अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी, लोमड़ी वाली कहानी, इसमें इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट इसमें क्या था, आर्यभट्ट। तो देखिए आर्यभट्ट एवं सूर्य सिद्धांत है जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बृहद संहिता है जो आर्यभट्ट की पुस्तक नहीं, यह ब्राह्ममिहिर जो कि एक खगोल शास्त्री थे, है ना, उनकी पुस्तक है बृहद संहिता, जिसमें खगोल शास्त्र, वास्तुकला, ग्रहों के जो गति हैं, इनके संदर्भ में है जो ब्राह्ममिहिर ने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया है। जबकि आर्यभट्ट का क्या है, आर्यभट्ट ये ग्रंथ है जो कि काव्य स्वरूप है, अतः आंसर तो आपका यही हो जाने हैं। लेकिन आगे की हम बात करें, स्वप्न बास बदता, है ना, स्वप्न बास बदता, यह किसकी है, तो भाष्य की है। अतः आपका डंडी तो 10 कुमार चरित्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, और आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत है ना। जबकि बृहद संहिता याद रखेंगे कि बृहद संहिता किनकी है, तो ब्राह्ममिहिर की है, और स्वप्न बासवदत्ता किसकी है, तो यह भास की है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। देखिए विग्रह राज चतुर्थ कौन से हैं, विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था। तो ये आपको पता भी होगा। सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ से यह है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो कहाँ, राजस्थान के अजमेर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह बनवाया था। कब बनवाया था, 1192 में, जो कि 1199 में बनकर करके आपका तैयार हुआ था, है ना। और उस समय इधर 1192, 91, 92 आपको याद होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, हार जाता है, जिसके पश्चात आपका इस जगह से यानी क्या होता है, एक प्रभुत्व, और हम बात करें इस्लाम प्रभुत्व है जो इस जगह पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद है जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1192 में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है जो क्या किया गया था, बनवाया गया था, और 99 में इसका निर्माण ऐसे पूर्ण रूप से पूरा हुआ था। और यहाँ पे बात यह कही गई कि इसके पहले यह क्या था, ठीक है। तो कई लोग इसे मंदिर मार देते हैं, जो कि आंसर आपका गड़बड़ हो जाता है। इसमें याद यह आपको रखने हैं, यह सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ था। क्या नाम दिया गया, सरस्वती। अब इसी के कारण से लोग समझ जाते हैं कि यह सरस्वती मंदिर था, है ना। यह सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ, और विद्यापीठ किस चीज़ को हम बोलते हैं, तो स्कूल कॉलेज को, है ना। तो यह क्या था, एक कॉलेज था। यह क्या था, एक कॉलेज था। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, जिसका निर्माण लगभग 1153 के आसपास में करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो आपका सही है। सबसे पहला है कि कलहन का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में, तो आपको पता भी होगा, इससे कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यह है जो आपका क्या है, सही है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। यह है जो आपका मोरक्को यात्री था, और यह है जो एमबीटी के शासनकाल में आया था, जिससे यह एमबीटी जो है यानी मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी प्रभावित होता है और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है, जो कि आपका यह सही है। नेक्स्ट की हम बात करें
अब्दुल हमीद लाहिरी यह बादशाह नामक पुस्तक लिखा है और इसमें किसकी चर्चा है तो आपको पता होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी, इस प्रकार से आपको याद भी होगा, है ना। तो यह बादशाह नामा यह शाहजहां के शासनकाल के संदर्भ में इस बात की चर्चा की गई है, जो कि आपका क्या है, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा, अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक थे, तो यह भी आपका क्या है, सही है। इन्होंने बलबन से ही आपका शासनकाल देखा हुआ है, सर्वाधिक जो सुल्तानों का शासनकाल देखा है, कौन, अमीर खुसरो, जिसे क्या कहा जाता है, तूतिए ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है ना। आगे हमीदा बानो बेगम हुमायूं नामा लिखा, तो देखिए हमीदा बानो बेगम नहीं, किसने, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। यही स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। बाकी 1 2 3 4 आपके सही हैं, और क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो 1 2 3 और 4 जहां पे रहेंगे वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी केवल 2 आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं नामा में केवल हुमायूं की चर्चा नहीं है, इसके माना ऐसा जाता है कि इसके आधे पार्ट में है जो बाबर की चर्चा है, और आधे पार्ट में है जो हुमायूं की चर्चा है। और हुमायूं को इस बुक में ना काफ़ी नेक इंसान बताया गया है ना, किसे, हुमायूं को। ठीक है, और याद रखेंगे हुमायूं की यह कौन थी, तो आपकी जो गुलबदन बेगम है वो उसकी क्या थी, बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ, सारनाथ में। और यहीं पे वे कुछ शिष्य बनाते हैं, और उसके बाद है जो उपदेश दिया करते हैं उन्हें, जिन्हें कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। जबकि अंतिम, यह तो प्रथम सारनाथ, जबकि आपको अंतिम पता होगा कुशीनगर में उन्होंने दिया था, और वहीं पे उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम उपदेश जो दिया उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता, तो धम्र चक्र प्रवर्तन, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, है ना। और आपको पता यह भी होगा कि उरुक में इनकी क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, जो कि गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए जैन धर्म के 2 संगति हुए, एक तो प्रथम है और एक द्वितीय है। जिसमें हम प्रथम जैन संगति, यह आपका लगभग 300 BC में हुआ था, और इस समय मौर्य वंश का शासन चल रहा था, और शासक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और यह जो है प्रथम जैन संगति जो हुई थी पाटलिपुत्र में, यह स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। और इसी समय है जो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है, एक तो श्वेतांबर और दूसरा है जो दिगंबर में। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी बौद्ध संगति के दरमियान यह है जो 2 भागों में क्या हुए थे, बट गए थे। तो याद रखेंगे प्रथम, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे की हम बात करें, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, तो याद रखेंगे 512 ईस्वी में हुई थी। कब, 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, यानी बल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण। कौन थे, क्षमा श्रवण इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 9 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, है ना। तो पाटलिपुत्र को बसाने का जो श्रेय जाता है, किसे जाता है, उदाइन को, है ना, जिसने पाटलिग्राम की स्थापना की थी, है ना। उदाइन जो कि कौन सा वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था, जिसका संस्थापक आपका बिंबिसार होगा। और बिंबिसार यह गद्दी पर कब बैठता है, तो 544 BC में बैठेगा। यह है जो गद्दी पर, और अपनी राजधानी बनाएगा कहाँ, राजगृह या गिरिब्रज या राजगीर के नाम से इसे हम जानते हैं, है ना। यह शासक रहेगा आपका 492 BC तक, और इसके बाद है जो इसका पुत्र है जो इसकी हत्या कर देगा। और इसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु। 492 से लेकर करके 460 तक आपका अजातशत्रु रहेगा, और अजातशत्रु की हत्या कर देता है कौन, उदाइन कर देगा, है ना। 460 BC में इसकी हत्या कर दी जाती है। और यही कारण से, यानी
अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या है जो उदायन ने कर दिया। इस प्रकार से इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, यानी पिता को मार कर करके गद्दी पर बैठने वाला। ठीक है, और उदायन कब से कब तक फिर गद्दी पर रहेगा, यानी सबसे पहले 500 हम लोगों ने बात किया कितना 44, उसके बाद 500 आपका कितना 400 आपका 92 तक कौन रहेगा, यह रहेगा बिंबिसार। उसके बाद है जो अजातशत्रु 492 और 460 तक रहेगा। 460 से यह है जो आपका 444 BC तक आपका उदायन रहता है। और इस वंश का अंतिम शासक है जो नागदशक रहता है। नागदशक जो कि 412 में गद्दी से क्या कर दिया जाता है, अपदस्थ। और उसके बाद है जो आपका शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी जाती है। चलिए क्लियर है इतनी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। तो देखिए हम बात इसके संदर्भ में करें सूफी, तो सूफी संत के बारे में आपको जानकारी भी प्राप्त होगा। ऐसे विभिन्न ग्रंथों की हम माने तो सूफी इस्लाम धर्म का एक संप्रदाय, जिसमें लगभग माना यह जाता है कि विभिन्न प्रकार के 14 संप्रदाय इसके हुए, लेकिन भारत में जो प्रचलित हुआ वह केवल कितना 4 संप्रदाय भारत में प्रचलित हुआ, जिसमें से एक चिश्ती संप्रदाय भी है ना। तो अकबरनामा में प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय की चर्चा करी गई है, जिसमें कौन, एक तो आपका चिश्ती हो गया, ठीक है। उसके बाद है जो एक है सुहरावर्दी, है ना, या सुहरावर्दी या सुहारवर्दी बोला जाता है। सुहरावर्दी संप्रदाय, एक चिश्ती, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा सुनिएगा कादिरी। ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम ये सब फिट बैठनी चाहिए, कादरी। और उसके बाद है जो आपका कौन है, नक्शबंदी। अब स्क्रीन इस जगह पे छोटा पड़ जाता है तो अच्छे से लिखना थोड़ी सी मुश्किल है, तो ये जस्ट कीजिएगा, सुनेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर भी होती चलेगी। तो कौन कौन चिश्ती, उसके बाद सुहारवर्दी हो गए, उसके बाद कौन सी हो गई, कादरी हो गए, और उसके बाद है जो आपका नक्शबंदी हो गए, है ना। तो यह है जो आपके क्या हैं 4 संप्रदाय भारत में प्रचलित हुए हैं। कितने, 4 संप्रदाय। अब हम बात करते हैं इसके संदर्भ में, जो क्वेश्चन है उसके संदर्भ में, कि किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। तो यह है जो कि भारत का, तो भारत में पूर्णतः इस्लाम तो पहले उधर आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है उधर फैला, वेस्ट एशिया की तरफ फैला है। तो भारत में इसे लाने का श्रेय है जो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, यह इसका श्रेय जाता है किसकी, सूफी के चिश्ती संप्रदाय की। अब हम बात करें कि यह जो चिश्ती संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, तो अबू अब्दाल चिश्ती। ऐसे हम बात करें कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए, अबू अब्दाल चिश्ती। लेकिन भारत में किसने लाया, तो यह मोइनुद्दीन चिश्ती ने लाया। किसने लाया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने लाया था। अब देखिए इसकी संदर्भ में हम और भी बात हम कर लें तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो क्या था यहाँ पे शिष्य हम बात करें तो यह बाबा फरीद, कौन, बाबा फरीद है जो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का यह क्या था, शिष्य था। एक चीज़ और भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकेगा कि निज़ामुद्दीन औलिया कौन से संप्रदाय से संबंधित थे। आप निज़ामुद्दीन औलिया को आपने सुना होगा, आपको पता होगा। इनके संदर्भ में इन्होंने ही बोला था किसे, गयासुद्दीन तुगलक को, क्या, दिल्ली दुरस्तो आसित, है ना, दिल्ली अभी दूर है। और उसे मुंगेर में क्या किया जाता है, तोरण द्वार बनवाया जाता है। और तोरण द्वार पर हाथी क्या होता है, यहाँ पे चढ़ता है, ऊपर से तारण द्वार है जो गिर जाता है, किस पे गिर जाता है, आपका गयासुद्दीन तुगलक पे, वहीं पे मर जाता है। उसी के बाद आपका MBT मोहम्मद बिन तुगलक है जो आपका शासक बनता है। खैर आगे की हम बात करें इस जगह पे, तो क्वेश्चन यहाँ क्लियर है। आपका चिश्ती संप्रदाय भारत में कौन लाया, मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया कौन से संप्रदाय संबंधित हैं, चिश्ती संप्रदाय से यह क्या है, संबंधित हैं। लेकिन चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक पूछे, अबू अब्दाल चिश्ती। बाबा फरीद किसके शिष्य हो गए, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के यह क्या हो गए, आपके मीन्स क्या बोलेंगे, हाँ, शिष्य हो गए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और पूछेगा आपका चिश्ती संप्रदाय से ही कि शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो यह है जो अभी हमने 4 संप्रदाय की चर्चा की, पहला चिश्ती, दूसरा सुहरावर्दी। तो जो सुहरावर्दी थे, है ना, उसी के यह संस्थापक कौन माने जाएंगे, शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन,
शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। ठीक है, चलिए आगे की अब हम बात करते हैं। आगे की अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को कौन से नाम से जाना जाता था, है ना। तो आप यदि विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रतिष्ठान वाले वीडियोस को आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, है ना। इसमें क्या बोला जाता था, विदेश मंत्री को सुमंत बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सुमंत। आपको यह भी पता होगा कि शिवाजी 8 क्या रखते थे, मंत्री, जिन्हें क्या बोला जाता था, अष्ट प्रधान बोला जाता था, है ना। और इसी में एक प्रमुख पद था, कौन, ऐसे तो 8 भी पर 8 आपके प्रमुख हो गए। एक तो पेशवा हो गया, है ना। तो पेशवा तो क्या होता था, यह प्रधान मंत्री होता था। और अभी हम लोगों ने एक सुमंत देखा, तो सुमंत आपका क्या हो गया, विदेश मंत्री हो गया। एक है जो देखिए अमात्य है, अमात्य कहने का मतलब है यह वित्त मंत्री हो गया, है ना। कौन सा मंत्री, वित्त मंत्री। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है, सर नौबत क्या था, तो सेनापति। सर ए नौबत, है ना, सर कटाने की नौबत किसे आती है, सेना को। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। पंडित राव तो नाम है जैसा काम है ना। पंडित राव कहा जाता था विद्वानों को, धार्मिक जो प्रतिष्ठान करवाते थे उन्हें। और न्यायाधीश जो कि न्याय विभाग था। साथ साथ में 2 और पद हैं, एक तो बाकिया नवीस जो कि क्या करता था, प्रतिदिन का जो लेखा जोखा होता था वह देखता था। एक सुरु नवीस था, तो नवीस यह है जो प्रगना, प्रगना मतलब समझ रहे हैं, जिला जैसी क्षेत्र हो गई, है ना। तो उसकी है जो देख हिसाब किताब कर रखता था, सुरु नवीस। सुरु है जो पूरे परगना का, और बाकिया नवीस जो है आपका राजतंत्र का, जो डेली का हिसाब किताब होता था वह देखा करता था। चलिए, तो शिवाजी में अष्टप्रधान रहेंगे। आपको अष्टप्रधान भी अब याद हो चुके हैं, भले आपको लग नहीं रहा है उस तरह से। एक तो पेशवा हो गए, तो पेशवा आपका प्रधानमंत्री, पहला क्लियर है। दूसरा अमात हो गया, अमात आपका क्या हो गया, वित्त मंत्री। बाकिया नवीस डेली का लेखा जोखा करेगा। सुरु नवीस परगना का यह हिसाब रखता था, है ना। उसके बाद है जो सुमंत अभी बात किया, विदेश मंत्री को हम कहेंगे। सर नौबत, सर नौबत सर ये नौबत मीन्स सर कटवाने की नौबत किसे आती है, सेनापति को, यानी यहाँ पे आपका सेनापति हो गया। पंडित राव तो नाम से पता चल रहा है कि यह विद्वान होगा। और न्यायाधीश, न्यायाधीश जो हो गए वह न्याय विभाग हो गया, जो कि राजा के बाद जो सबसे प्रमुख स्थान होता था वह न्यायाधीश को यह दिया जाता था। तो इस प्रकार से आपको है जो यह सभी याद भी हो चुके हैं, है ना। आप देख पाएँ तो इधर आपके कितने हो गए, तो एक तो आपका पेशवा, फिर अमात, उसके बाद बाकिया नवीस, उसके बाद सुरु नवीस, सुरु नवीस के बाद सुमंत, सुमंत के बाद हम बात करें सरे नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, तो 8 आपको याद लगभग हो चुके हैं। ऑप्शन मिलेगा तो आप सही कर पाएंगे। आगे देखिए, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो यह हैदर अली जो है आपका कहाँ, मैसूर का यह शासक था। और उस समय हम बात करें तो इन्होंने सहायता किसके लिया था, तो फ्रेंच का लिया था, है ना। फ्रेंच फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी की सहायता से इसने जैकोबिन क्लब की भी क्या किया था, स्थापना करेगा आपका टीपू सुल्तान आगे आएगा। तो याद रखेंगे कि इसने किसकी सहायता ली थी, तो फ्रेंच की सहायता ली थी, अर्थात फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई। तो पुर्तगालियों की जो सबसे पहली फैक्ट्री है वह 1503 ईस्वी में कालीकट में खोली गई। जबकि दूसरा पूछे तो याद रखेंगे 1505 में कुन्नूर में खोला गया। और उस समय प्रथम जो वायसराय बनकर करके आया था, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा आया था। कौन आया था, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा आया था। हम जो बात करते हैं कि भारत का खोज है जो वास्को डी गामा ने किया, वह कहाँ का था, पुर्तगाल का ही तो था, जिसने समुद्र के रास्ते 1498 में भारत आने में क्या सफलता हासिल किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14। चलिए, नेक्स्ट है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए, रैयतवाड़ी पद्धति यह प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था कौन, थॉमस मुनरो था। किसने, थॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो। यह 1820 ईस्वी में यह है जो पद्धति लाई गई थी। और इसके तहत याद यह रखेंगे कि जो भी क्षेत्रफल है आपका, उपज हो या नहीं हो, क्षेत्रफल के हिसाब से 1/3 भाग है जो टैक्स देना पड़ता था।
इसकी एक अच्छी बात भी कह सकते हैं और ख़राब बात भी कह सकते हैं। इसमें मलिकाना हक है जो किसानों को दे दिया गया था, यानी किसान ही खेत के क्या होंगे, मालिक होंगे। और कर जब नहीं देंगे, आप टैक्स नहीं चुकाएंगे, तो आपकी जो ज़मीन है ना वो हड़प ली जाएगी। यह है जो रैयत बाड़ी पद्धति थी, है ना, जो कि थॉमस मुनरो के द्वारा यह लाया गया था। आगे देखिए, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? यह जो किन्होंने कहा था, यह कहा था आपका किसने? डॉक्टर एस एन सेन ने, है ना। किसने कहा था? तो एस एन सेन के द्वारा यह है जो बात कही गई थी कि इसकी शुरुआत तो है जो धार्मिक रूप से हुई थी, यानी इसका धार्मिक स्वरूप था, लेकिन लास्ट जो हुआ वह घटना स्वतंत्रता संग्राम का यह स्वरूप ले लिया था। अब देखिए, इनके संदर्भ में और भी बात आप याद रख सकेंगे, जो 3-4 आपको यहाँ ऑप्शंस में मिल रहे हैं। एक तो लक्ष्मण सेन का सुन लिया, इसका कीवर्ड हम क्या याद रखेंगे? शुरू धर्म के रूप में, यानी धार्मिक संघर्ष के रूप में, लेकिन अंत है जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। और अशोक मेहता, है ना, तो अशोक मेहता ने क्या कहा था? इसे राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। किसे? 1857 की क्रांति को, है ना। उसके बाद है जो बीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा था, है ना। बीडी सावरकर ने क्या कहा? इसे स्वतंत्रता संग्राम। जबकि आपका आरसी मजमूदार के द्वारा, आरसी मजमूदार के द्वारा यह है जो क्या बोला गया था, क्या बोला गया था? तो इनके द्वारा एक सैन्य विद्रोह का दर्जा दे दिया गया था, सैन्य विद्रोह का दर्जा दिया गया था, जिसमें यह बोला गया कि यह जो है इसमें राष्ट्रीय भावना का क्या था? अभाव था। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्मण सेन ने भी क्या कहा? लक्ष्मण सेन ने स्वतंत्रता संग्राम कहा, लेकिन यह कहा कि शुरुआत इसकी जो हुई थी वह धर्म संघर्ष के रूप में हुई थी। अशोक मेहता ने क्या बोला? राष्ट्रीय विद्रोह। जबकि बीडी सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, जबकि मजमूदार के द्वारा यह सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। साथ ही और भी इसके संदर्भ में आप याद रखेंगे, अपने बुक से पढ़ लेंगे इस चीज़ को कि किसने क्या कहा था। बहुत से अंग्रेज जो मीन्स आए, उनका भी काफ़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट्स हैं। आगे देखिए, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसकी 3 अभी तक महिला अध्यक्ष बनी है। यह बीपीएससी 64 का भी क्वेश्चन है, और सॉरी 65 का क्वेश्चन आपका जो एक जनरल वाला हुआ था वह भी, और आप देखिए विकलांग वाला जो दिव्यांग वाली श्रेणी का हुआ था वह भी, है ना। तो यह देखिए, भारतीय महिला, तो भारतीय महिला बनने वाली कौन थी? 1925 में बनी थी। कौन? सरोजनी नायडू, है ना, जो कि 1925 आपका ऑप्शन ही नहीं, है ना। सबसे पहले अब बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई, इसमें 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। उसके बाद 17, उसके बाद 8 वर्ष जोड़ लीजिए तो 25 हो जाएगा, है ना। याद रखने का वह तरीका है। आपकी सरोजिनी नायडू बन जाएगी, और 25 फिर 8 जोड़ दीजिए 1933, वह नलिनी सेन गुप्ता है जो यह बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप तीनों याद रख सकते हैं। एनी बेसेंट जो कि इंडियन नहीं थी, है ना, और प्रथम इंडियन की बात करें हम तो कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू, जो कि 1900 कब बनी थी? 25 में यह बनी थी। तो अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी 5 हो जाएंगे। चलिए आगे जरा देखिए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। तो यही वह कौन सी निज़ाम की बात कही जा रही है? हैदराबाद वाले निज़ाम, है ना। तो लाइक अली जो था इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यह प्रेसिडेंट था या नहीं था, इसके संदर्भ में बात कही जा रही है। तो यह है जो सही था कि इस निज़ाम का जो प्रेसिडेंट था, काउंसिल था, वह लाइक अली ही था। आगे जरा देखिए, वहाँ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चलाई गई? नहीं। ऑपरेशन जो पोलो है, इसी के तहत हैदराबाद को क्या किया गया था? भारत में मिलाया गया था, और इसके लिए ऑपरेशन यह 5 दिनों तक चला था, है ना। यह ऑपरेशन कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। अब 5 दिन में क्या 48 आवर्स होते हैं? नहीं, है ना। तो 120 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे। तो यह आपका क्या है? सेकेंड गलत है। आगे जरा देखिए, कश्मीर राज ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी जो बिल्ले पत्र पर जो हस्ताक्षर हुआ था,
वह 15/8/1947, कहने का मतलब 8 यानी 8वां महीना कौन सा, अगस्त। तो क्या जब भारत आज़ाद हुआ था उसी समय किया था? नहीं, यह बाद में किया था। और यह डेट जो था वह 26 अक्टूबर था, है ना। कब था? 26 अक्टूबर 1947 था। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, यह भी आपका क्या है, 3 नंबर भी आपके खत्म हो गए, एक अभी जिंदा है भाई। चलो 4 नंबर देखते हैं हम। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वह आपका क्या कहा जा रहा है 4 नंबर का, शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। याद रखेंगे कि यह आपका सही है। याद इसके संदर्भ में क्या रखेंगे कि जूनागढ़ स्टेट के जो आखिरी दीवान थे वह कौन थे? शाहनवाज। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे 5वें नंबर देखिए, तो के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, जो कि आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो शाहनवाज अंतिम दीवान, है ना। और एजेंट के रूप में कौन बने थे भारत सरकार के? तो के मुंशी। और लाइक अली निज़ाम के क्या थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। इस प्रकार से 1, 4 और 5 यह आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 1 में है। ठीक है,